छत्तीसगढ़ से क्या लाल आतंक खत्म हो जाएगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। पिछले 2 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, नक्सलियों के पत्र आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं और नक्सलियों के पत्र में खास ये है कि वो सरेंडर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम किया जाए, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं फोर्स के, उसे रोका जाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। 2 महत्वपूर्ण पत्र आए हैं, उन महत्वपूर्ण पत्रों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नक्सली अचानक बैकफुट पर क्यों आ गए हैं। बस्तर में कौन सी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण नक्सलियों को बैकफुट पर आना पड़ा, पत्र लिखना पड़ा, ऑडियो जारी करना पड़ा। और क्या डबल इंजन की सरकार जो 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है, वो संभव हो पाएगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वात्सल्य मूर्ति जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिनव दुबे जी, और हमारे बस्तर के ब्यूरो चीफ हैं संजय ठाकुर, जो लगातार नक्सल घटना को, नक्सल रिपोर्टिंग को करते रहे। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वात्सल्य जी आपका स्वागत है, और अभिनव दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी आप अपने फ्रेम को रोटेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपका फ्रेम और अच्छा आएगा। चर्चा की शुरुआत में संजय जी से करूंगा। संजय जी, 2 दिन से हम एक पत्र की बात कर रहे हैं। एक पत्र आया जिसमें नक्सली ये कह रहे हैं कि हम जो है हथियार छोड़ रहे हैं, जंगल में जो खून बह रहा है उसे रोकना चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। उस पत्र के क्या मायने हैं, आप संक्षिप्त में बताइए, उसके बाद चर्चा को आगे करेंगे। संजय जी। बीते दिनों 2 पत्र आए हैं। एक पत्र कल आया जो कि आया था नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय की ओर से। अभय, जिसका असल नाम है वेणुगोपाल राव, और ये नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता है। इस पत्र में उसने अपने जो साथी हैं और साथ ही सरकार है उसे संबोधित करते उसने कहा था कि हमने तय किया है कि हम हथियार डालना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसमें हम काफी कमजोर हो गए हैं और अब हमारे सामने हथियार डालने के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन आज जो पत्र वो भी वेणुगोपाल राव का ही है, लेकिन आज उसने केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे नहीं बल्कि एज अ पुलिस ब्यूरो मेंबर एक लेटर लिखा सोनू के नाम से, जिसमें उसने ये बात लिखी है कि बीते 60 सालों में नक्सल संगठन ने क्या कुछ गलतियां की है। 6 पन्नों का ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने वेणुगोपाल राव जो है वो लगभग 70 सालों का है, बीते 45 सालों से ये नक्सल संगठन में सक्रिय था। ऐसे में बहुत ज्यादा ये सीनियर लीडर है। इसका बड़ा भाई किशनजी जो है, जो 2011 में मारा गया पश्चिम बंगाल में, वो भी नक्सलियों का पोलित ब्यूरो मेंबर था और वो भी नक्सलियों के टॉप लीडरशिप का हिस्सा था। इसके अलावा इसकी पत्नी जो है तारक्का, उसने इसी साल 1 जनवरी को समर्पण किया महाराष्ट्र में, उस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। साथ ही इसकी भाभी सुजाता, जिसने 5 दिन पहले तेलंगाना में समर्पण किया, वो भी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। यानी ये एक ऐसा परिवार है जिसने आज जो हम नक्सल संगठन देखते हैं उसे अपने हाथों से खड़ा किया। और आज जब सोनू इस तरह की बात कहता है कि हमने बीते सालों में जो गलतियां की है उसी के चलते हमारा आज ये परिणाम है, और हम इसके लिए जनता से माफी मांगते हैं। साथ ही हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास हथियार नीचे रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हाँ, हम हार चुके हैं। ठीक है वात्सल्य जी, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार अपना काम कर गई? क्योंकि नक्सलियों का जो पत्र आया है और संजय जी ने जिस तरीके से सिलसिलेवार बताया है, वो कह रहे हैं कि 2 साल में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ उसके कारण हमारी स्थिति एकदम डमाडोल हो गई है, हम हार की कगार पर हैं, बड़े लीडर मारे गए। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार जो चाहती थी वो पूरा होता दिख रहा है वात्सल्य जी? बिल्कुल मृगेंद्र जी, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी बुनियाद में ही शांति है। जैसा मोदी जी कहते हैं, ये बौद्ध और गांधी की धरती है। और अगर कोई भी पुराना मसला, कोई भी बड़ा मसला शांति के साथ, बातचीत के साथ हल हो सकता है, तो बिल्कुल इससे ज्यादा खुशी की बात हम पूरे भारतवासियों के लिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि मेरे साथी अभिनव जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए भी शायद इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती कि अगर वो पहली बार, देखिए इतिहास में पहली बार कुछ चीजें हो रही है। पहली बार कोर लीडरशिप, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा है कि हम हथियार डालकर शांति से आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपनी बातें आपके साथ रखना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर में इस तरीके से, देखिए
वो नक्सली हैं, मगर कहीं ना कहीं वो बस्तर के लोग हैं, और उनके जो पुनर्वास की जो योजनाएं हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है कि जो नक्सल के कोर बड़े बड़े लीडर्स थे वो अपना ग्रिप जो है ग्राउंड लेवल पर खोते जा रहे थे। 1700 से ज्यादा, देखिए पहली बार हुआ है कि नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ा आघात था कोर लीडरशिप के ऊपर कि जो हमारी पुनर्वास की योजनाएं थी उनके चलते 1700 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया, 1700 से ज्यादा लोग मारे गए। तो जब चौतरफा काम हुआ था इस समस्या को जी ठीक है, पुनर्वास पे आएंगे। अभिनव जी, क्या लग रहा है कि ये जो आज स्थिति बनी है, अगर 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी इसी तरीके से काम हुआ होता तो ये चीजें 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले हो जाती? अभिनव जी, अभिनव जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास? अभिनव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी आपके पास आऊंगा। एक पॉलिटिकल सवाल मेरा है, क्योंकि नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार अभियान चल रहे हैं। क्या कांग्रेस की सरकार में अगर इस तरह का मूवमेंट चलाया गया होता तो क्या ये जो आज हो रहा है वो 2 साल 3 साल पहले हो जाता? संजय जी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी सरकार का मसला हो या फिर उस दौरान में काम नहीं हुए थे। उस दौरान भी हमने देखा कि सिलगेर जैसा सबसे महत्वपूर्ण कैंप जो है वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही खोला गया था। तो ऐसा नहीं कि उस दौरान में काम नहीं हो रहे थे। हाँ, लेकिन जिस तेजी से फिलहाल और जिस आक्रामक रवैये से बीते 20 महीनों में काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है। हमने पहली बार देखा कि किसी राज्य में 2-2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे जाते हैं। अगर हम बात करें गरियाबंद की तो देखिए, पहले वहां चलपति मारा गया और उसके बाद वहां मारा गया मोडेम बालकृष्ण। ऐसे में अभिनव जी आ रही है आपकी आवाज? संजय जी के बाद आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी के बाद आपके पास आऊंगा। हेलो संजय, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको अभिनव जी? मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभिनव जी तक। मैं अपनी टीम को बोलूंगा उनसे संपर्क करें और जानने की कोशिश करें क्या दिक्कत है। संजय जी आप कंटिन्यू रहिए। हमें ये समझना होगा कि पहली बार फोर्स ने नक्सलियों की जो शीर्ष लीडरशिप है उस पे नक्सलियों की जो सेंट्रल कमेटी है, जो कि सबसे ऊंची नीति निर्धारक कमेटी नक्सलियों की है और जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक ऐसा माना जाता था कि उस तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन हमने बीते 20 महीनों में देखा कि नक्सलियों के 7 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग इनकाउंटर्स में देश भर में मारे गए हैं। ऐसे में पहली बार नक्सलियों के इस शीर्ष नेतृत्व को डर महसूस हो रहा है। पहली बार उन्हें लग रहा है कि अब देश का कोई भी हिस्सा उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बसव राजू जो नक्सलियों का महासचिव था, ऐसा माना जाता है कि 3 लेयर की सुरक्षा घेरे में रहता था। अबूझमाड़ जो सबसे सुरक्षित देश में उनका इलाका था, वहां वो एनकाउंटर में मारा जाता है। ऐसे में यही वजह है कि नक्सली इस बात को स्वीकार करते हैं आपकी आवाज आ रही कि एक है? वक्त में जब वो देश के 16 राज्यों के 150 जिलों में सक्रिय थे, वो अब सिमटकर मात्र देश के 6 जिलों में रह गए हैं। जी संजय जी, सिर्फ 4 जिले उसमें छत्तीसगढ़ के हैं, एक महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है जो बॉर्डर है। अभिनव जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभिनव जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, बीच बीच में उनका कनेक्शन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नक्सली छत्तीसगढ़ से बाहर होने जा रहे हैं। मैं मूर्ति जी आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है बस्तर में आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है? क्या बस्तर में शांति लौटने वाली है, ये जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? और अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बीजेपी का क्या प्लान है? मृगेंद्र जी, निश्चित तौर पर देखिए, आप अगर बस्तर की जो भौगोलिक जो लोकेशन है वो आप देखेंगे तो बस्तर जो है खनिज से और जंगल से मतलब एक असीमित क्षमताओं की धरती है बस्तर। किसी कारणवश पिछले 50 सालों से ये असीमित जो क्षमता है बस्तर की, ये पूरी तरीके से हार्नेस नहीं हो पाई थी, नक्सल का दंश झेल रही थी। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई भी बड़ी कल्याणकारी योजना हो, वो यहाँ पर लागू ही नहीं हो पा रही थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ नक्सलवाद था, कोई यहाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन
पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में आपने देखा होगा कि भले समय लगा, मगर आते आते 2014 के बाद जो कार्य प्रणाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, हर किसी ने काम किया, अपने विजन के अनुसार काम किया। मगर डबल इंजन की जब सरकार आई तो जैसा कि संजय जी ने कहा, गति बहुत तेजी से बढ़ी, और इतने तेज से बढ़ी कि नक्सलियों को वापस से पनपने का मौका ही नहीं दिया गया। वो कुछ कर पाते उसके पहले हमारा और प्रहार आ गया, और चौतरफा तरीके से प्रहार हुआ। सिर्फ बंदूक से ही प्रहार नहीं हुआ, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं से, मानवीय तरीके से भी प्रहार हुआ, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर जो शीर्ष नेतृत्व था नक्सलियों का, उन्होंने अपना बिल्कुल ही सपोर्ट खो दिया। उनके पास अब कोई चारा बचा ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है वत्सल जी की मृगेन जी का संपर्क कटा हुआ है। जो आपने बात कही उसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्योंकि बीते अगर दिनों की हम बात करें तो होता ये था कि आम तौर पर ये जो जितने भी बस्तर के इलाके हैं, इस पे जो नक्सली हैं, जो राज करते थे, जो इस पूरे लीडरशिप को चलाते थे, वो सारे नक्सली आए हुए थे तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से। ऐसे में यहाँ के आदिवासी जो हैं, ये पिस रहे थे इनके बीच में। हम देखते थे कि हर एनकाउंटर में जो मारा जाता था वो बस्तर का ही आदिवासी था। ऐसे में ये पहली बार हुआ है कि हम देख रहे हैं कि बस्तर का आदिवासी भी अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। तो ये बदलाव भी जो आया है, इसने भी नक्सल संगठन की रीढ़ तोड़ दी है। सही बोला संजय जी, आपने बहुत सही बात बोला कि बस्तर में जो बदलाव आया है उसने नक्सली संगठन की रीढ़ तोड़ दी है। अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ अभिनव सर, जी, आ रही है, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे वही है जो मैं पहले पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस की सरकार, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती है कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें नक्सलवाद पर उस तरह से काम नहीं किया गया, इसलिए आज जो परिस्थिति बनी है वो 2 साल 3 साल पहले बन सकती थी। क्या लगता है कांग्रेस सरकार में काम नहीं हुआ जिसके कारण नक्सलवाद खत्म करने में थोड़ी देरी हुई? ऐसा है कि आप गूगल करिएगा, भूपेश बघेल जी के राज में बस्तर में 6 गांव ऐसे हैं जहां पहली बार झंडा फहराया गया। पुलिस वहां घुस नहीं पाती थी, वहां पहली बार झंडा फहराया गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी, आप बोलिए। आपको भूपेश बघेल जी के राज में, भूपेश बघेल जी के राज में 6 गांव ऐसे हैं बस्तर में जहां पहली बार झंडा फहराया गया। अभी जो नक्सली को मारने के लिए पुलिस फोर्स अगर घुस पा रही है, उसमें सबसे बड़ा काम भूपेश बघेल जी के राज में यह हुआ था कि वो गांव जहां पे सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, पुलिया नहीं थे, और आपको याद होगा कि बस्तर में हमने मेडिकल वैन की सुविधा शुरू की थी, क्योंकि जो बस्तर का जो बसरिया आदमी होता है वो बाजार से जुड़ा हुआ होता है। रविवार को जो बाजार लगता है उसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम आगे बढ़े और हमने वहां के बस्तर के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। ये भूपेश बघेल जी के राज में होता था। पहले जो बस्तर के हमारे मित्र बंधु हैं वो बेगागुनिया में ही अपने इलाज करते थे, अस्पताल नहीं जा पाते थे। तो स्कूल कॉलेज खोलने का जो काम शुरू किया भूपेश बघेल जी ने, उसकी वजह से वहां के जो बस्तर के जो युवा हैं, बस्तर की जो महिलाएं हैं, बस्तर के जो लोग हैं वो जागरूक हुए। और जो दूरस्थ इलाके हैं जहां पे सड़कें नहीं थी, सड़कों का जाल बनाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। उसी वजह से आज बस्तर में पुलिस फोर्स अंदर तक घुस पाई और जो नक्सलियों का जो खात्मा होना शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत मैं कहता हूं भूपेश बघेल जी के राज में शुरू हुआ होगा। कई गांव ऐसे थे मानिए कि वो गांव में स्कूल नहीं थे, लोग दूर दूर तक जाते थे राशन के लिए, कई लोगों को बहुत दूर तक भटकना पड़ता था। तो जो मेन जो जागरूक, आपकी बात सुनकर वात्सल्य जी मुस्कुरा रहे हैं। वात्सल्य जी, आप पहले काउंटर कर लीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ था उस 5 साल में, या फिर उसके बाद आगे का मैं सवाल लूंगा आपसे। वात्सल्य जी। मृगेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया, मगर मैं इस बात पर हंसा जब अभिनव जी ने कहा कि इसकी शुरुआत भूपेश बघेल जी ने ही की। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने भी काम किया। जितना उनका विजन था, जो उनकी क्षमता थी, जो उनका कन्विक्शन था, उस हिसाब से कांग्रेस ने भी काम किया, अच्छा ही काम किया। मेरा बस कहना यह है कि हमारे जो लीडर है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रदेश के लीडर है, जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है, आपकी अगर कार है और कार के सामने के और पीछे के चक्के एक तेजी से जब आगे बढ़ते हैं तो स्पीड बहुत व्यापक हो जाती है। तो बस्तर में आज जो काम हुआ है वो बहुत वृहद तरीके से, बहुत व्यापक और बहुत तेजी से हुआ है। इसीलिए देखिए, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक होता है जब पहली बार
कोई गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ये अनाउंस कर देते हैं 2 साल पहले ही कि मार्च 2026 से छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक होता है, न केवल नक्सलियों को बल्कि सुरक्षा बलों को भी एक रोड मैप मिल जाता है, एक उनका मोराल बूस्टअप हो जाता है। तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार की जो बात हम कहते हैं, जो आप भी कह रहे थे मृगेन जी, वो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव तरीके से जो एग्जीक्यूशन हुआ, बहुत स्पीड के साथ और व्यापक तरीके से जो एग्जीक्यूशन हुआ उसका मगर नो डाउट मैं जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे भी सहमत हूं। हर किसी ने काम किया, जितना उनका विजन था, जो उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने भी काम किया होगा। मगर मैं यहाँ स्पीड और एक व्यापक बदलाव की बात कर रहा हूँ, चौतरफा तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया। आप स्पीड की बात कर रहे हैं, 2 इंजन जो 2 चक्के थे वो कांग्रेस के थे, 2 चक्के बीजेपी के। अभिनव जी, क्या आप लोगों की सरकार में केंद्र की सरकार का पूरा समर्थन नहीं मिलता था? नहीं तो आप लोग भी ये अचीवमेंट हासिल कर लेते। नहीं, केंद्र सरकार के समय हमको जो बजट मिलता था और बार बार भूपेश बघेल जी जिस बात को करते थे बजट के लिए, और जो पैसा हमको मिलता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल बस्तर, बाकी सरगुजा क्षेत्र, सभी जगह में हम लोगों ने मिल करके विकास के लिए कार्य किया। अभी जैसे माननीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जैसा कहा, मैं जैसे वो मुस्कुराए बोला कि वो मुस्कुराए, मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल हमने देखा हुआ है। झीरम घाटी कांड जब हुआ था उसके बाद में अगर नक्सलियों के सबसे ज्यादा शिकार हुए तो हम कांग्रेसी हुए हैं। हमारी एक पूरी पार्टी लाइन खत्म हो गई और हम भी चाहते हैं कि लाल आतंक खत्म हो। इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया। मैं माननीय बीजेपी मित्र जो बोल रहे थे, 15 साल रमन सिंह के जो कार्यकाल में जो दुर्गति थी बस्तर की, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। वो हमारे भूपेश बघेल जी हैं। और हमारे जो विधायक थे कांग्रेस के, वो गाँव जाते थे। बुलेट में पहले बताओ कौन तोड़ा करता था? वो कांग्रेस के नेता है जो गांव घूमते थे और जाकर के बुलेट से बाइक से जाकर के लोगों को जागरूक करते थे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आप बिजली की व्यवस्था देखिए। आप एक बार गूगल करिएगा कि 2013 से 18 के बीच में क्या स्थिति बस्तर की, और 18 से 23 जब भूपेश बघेल जी सीएम थे उस समय बस्तर में कितना बजट दिया गया, सड़कों का जाल कितना बना, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कितना हमारा काम हुआ। विनोद जी, आप कह रहे हैं गूगल करिए, लेकिन बस्तर का आदिवासी गूगल नहीं कर पाएगा। उसको आपको बताना होगा कि आप लोगों ने कुछ किया। संजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, ये कह रहे हैं कि बुलेट बाइक से विधायक जाते थे, अभी तो गृह मंत्री भी बाइक से अंदरूनी इलाकों में चले जाते। क्या स्थिति है बस्तर की? देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो हैं, इन दोनों ने ही नक्सलवाद का दंश झेला है। झीरम घाटी का हमला में याद है, इसके अलावा में ये भी याद है कि कैसे भाजपा विधायक भीम मंडावी की नक्सलियों ने हत्या की थी। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो नक्सली हमले में मारे गए। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने नक्सल का दंश झेला है। इस इलाके की बात बिल्कुल सही है। लगता है संजय जी का भी नेटवर्क कुछ गड़बड़ हुआ है। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? संजय जी, वात्सल्य जी आपके पास आऊंगा। संजय जी ने कहा कि दोनों पार्टियों ने नक्सलवाद का दंश झेला है और बस्तर में बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी। हमने लोकसभा चुनाव को देखा 2019 के, जब भीमा मंडावी की हत्या हुई थी, या उससे पहले कांग्रेस के एक पीढ़ी की। मेरा एक बहुत पॉजिटिव सवाल है कि अब जब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो बीजेपी किस रोडमैप के सहारे बस्तर में जाएगी? बस्तर के आदिवासियों में ये भरोसा कैसे पैदा होगा कि सरकार उनके साथ है? क्योंकि लंबे समय तक नक्सली आदिवासियों के बीच रहे और उनको ये बताते रहे कि ये जो राज्य सरकारें हैं, जो संविधान से चलने वाली सरकारें हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करती है, हमारी जनताना सरकार है वो करती है। तो उनके उस माइंडसेट को बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए विजेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इसका जवाब थोड़े अलग तरीके से देना चाहूंगा। अभी हम सभी ने देखा बस्तर में इन्वेस्टर समिट हुआ। ये जो समिट है मृगेंद्र जी, ये रायपुर में भी हो सकता था, मगर क्या कारण था कि इतना रिस्क लेकर हम अगर बस्तर में कुछ भी ठीक नहीं है, जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं, हम इतना रिस्क लेकर बस्तर में गए और वहां पर इस समिट को किया जहां पर पूरे देश से व्यवसायी आए। कारण ये था कि हम उनके जो वहां के लोकल्स हैं उनमें और इन्वेस्टर्स में, बिजनेसमैन में एक विश्वास जगाना चाहते थे कि भाई आप आइए, बस्तर में इन्वेस्ट करिए। और यकीन मानिए 2 से 3 दिन में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया भी है।
साइन भी हुए हैं। 30 से ज्यादा उद्यमियों ने अपने जो बिजनेसेस है वहां पर लगाने के लिए साइन भी किया है। और विश्वास जगाने के लिए मृगेंद्र जी, अगर कोई वनांचल का, कोई SC ST वर्ग का उद्यमी अगर अपना व्यापार चालू करना चाहता है, इसमें सरेंडर्ड नक्सली भी है, अगर वो अपना व्यापार चालू करना चाहते हैं, अगर वो 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 5.5 लाख रुपए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर कोई किसी सरेंडर्ड नक्सली को, अगर आप वहां पर होटल खोल रहे हैं और किसी सरेंडर्ड नक्सली को उसमें जॉब देते हैं तो उसकी 40% की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की गई है जिससे वहां पर एक विश्वास पैदा हुआ है। आज 550 करोड़ का हॉस्पिटल वहां पर खुल रहा है, और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। लेकिन ये चीजें, ऐसा नहीं है कि 2 साल में बस्तर जो है बैंगलोर बन जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं। इट विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि ये 60 साल पुराना कैंसर है जो आज खत्म होने जा रहा है। इट विल टेक इट्स टाइम, लेकिन धीरे धीरे विश्वास तो पैदा हुआ है। ये बात तो मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं वो भी मानेंगे। ठीक है अभिनव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। अभिनव जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2018 में जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उस समय जो समर्थन मूल्य था वनोपजों का, और अभी जो वनोपजों का जो समर्थन मूल्य है, उसमें कितना अंतर है आप देखिएगा। कि क्योंकि हंसिया से काटते थे वहां के आदिवासी, तो आम का जो अंकुर है वो काला पड़ जाता था, कोई लेता नहीं था, कौड़ियों के भाव बिकते थे। वही भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने कलेक्टर को आदेश दिया और एसएस का चाकू ला के दिए थे हम आदिवासियों को, ताकि जो अंकुर है वो सफेद रहे और विदेश तक जाए। 4 चिरौंजी, और मतलब तेंदुपत्ता वनोपज का जो समर्थन मूल्य है हमने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? ताकि जो बस्तर के लोग हैं वो आगे बढ़े, शिक्षा स्वास्थ्य में आगे बढ़े, उनकी आमदनी हो, और इन सब चीजों में जब वो जागरूक हुए तब जाकर के हम आज बोल पा रहे हैं कि नक्सल लाल आतंक से हमको मुक्ति मिलेगी। जब तक आप ग्रास रूट में जाकर के बस्तरियों का विकास नहीं करेंगे, उनको शिक्षा स्वास्थ्य नहीं देंगे, हम समझते हैं कि लाल आतंक को खत्म करना मुश्किल है। क्योंकि भूपेश बघेल जी ने ये काम को किया है। वहां के जो बच्चे हैं, जैसे भैया ने बताया, बीजेपी वाले भाई साहब ने, मैं बता दूंगा बस्तरिया ओलंपिक का हम लोगों ने किया था। दूरस्थ अंचलों में जाकर के कलेक्टर एसपी जाकर के वहां पे बस्तरिया ओलंपिक कराते थे। वहां के जो युवा हैं वो सरकार के माध्यम से जुड़े और आगे आए, तभी हम आज बोल पा रहे हैं कि हम लाल आतंक को खत्म कर पाएंगे। ठीक है संजय जी, क्योंकि समय हमारा हो रहा है, एक फाइनल कमेंट लूंगा। भविष्य के बस्तर को किस तरीके से देखते हैं? क्या बस्तर का युवा सरकारों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गया है? देखिए, मैं एक, जब दोनों ही हमारे जो साथी हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस के, मैं उनके लिए कमेंट देता हूं। एक नक्सली है सरेंडर बद्रन्ना जगदलपुर के, वो लगातार डिबेट से बैठते रहते हैं। एक बार ऐसी डिबेट में उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम बस्तर में दाखिल हुए थे 80 के दशक में, तब हम 7 लोगों के 7 गुट थे, यानी 49 लोग हम बस्तर में आए थे। आज हमारी संख्या 4900 से ज्यादा है। तो इसके पीछे जो हाथ है वो सरकारों का ही है, सरकारों की नाकामियां हैं। तो दोनों ही सरकारों की उस वक्त नाकामियां थी कि नक्सलवाद जो है वो बस्तर में, बस्तर इलाके में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि बस्तर से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर में क्या होगा, तो यकीनन आपको रोजगार के पर्याप्त साधन यहाँ मुहैया कराने होंगे। आपको यहाँ विकास हर गांव तक पहुंचाना होगा, ताकि वापिस युवा कभी मुड़कर वापिस नक्सलवाद की ओर ना देखे। क्योंकि देखिए, आज जो सोनू ने पत्र लिखा है उसमें उसने एक बात का जिक्र किया है। उसने कहा है कि भले ही हम हथियार छोड़ देंगे, लेकिन समाज के लिए हम जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। ऐसे में अभी आप दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप देश की प्रमुख पार्टियां हैं, कि आप लोग ऐसा माहौल बस्तर में कभी तैयार ना होने दें कि इस तरह से फिर से नक्सलवाद जैसी जो गतिविधियां थी वो एक बार फिर से यहाँ पर अपनी जड़ जमा पाए। तो ये दोनों पार्टियों की जिम्मेदारियां हो जाती है। मृगेंद्र जी, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो रहा है, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गए। और आज नक्सली पत्र लिखकर, ऑडियो क्लिप जारी करके कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध विराम करिए, आप ये जो हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं उसे रोकिए। लेकिन इस आतंक, नक्सलियों के आतंक के खत्म होने के बाद एक सुनहरे बस्तर की जो लोग कल्पना करते हैं, उसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने काम किया, उसी तरह वहां स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीजें मुहैया करानी होगी। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।